हेलो हेलो। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सही है। डीजल आज 80 रुपए लीटर है। मैं ज्यादा कुछ कहते हुए सिर्फ आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, किसान जाति की लड़ाई है, किसानों के मूल और सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे नेता चौधरी चरण सिंह के नाती इस देश के युवाओं के नेता जयंत चौधरी का साथ देने का काम करें और उनको मजबूत करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर ये बताएं कि आप जयंत चौधरी के साथ मीडिया वैसे हमारा साथ नहीं दे रहा है और आप मीडिया का हल्ला कर रहे हो। मेरा आपसे पूरा अनुरोध है, इन मीडिया वालों से कुछ नहीं कहे, ये मीडिया ही आपको आगे बढ़ाएगा। अगर मीडिया से कोई दिक्कत हो रही है तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे मीडिया वाले ऐसे जनता को भी परेशानी नहीं होगी। ये भी 2-3 घंटे से आप कोई साहब को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं अनुरोध करूंगा ऐसी कड़ी में भाई बड़े भाई प्रताप चौधरी पूर्व विधायक शाहबाद से रहे, वो आए और अपना वक्तव्य दें और समस्त सरदारी से अनुरोध करूंगा कि देखिए ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आप लोग इस लड़ाई में अगर शामिल होना चाहते हैं तो बैठ जाए जहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई धूप से नहीं, ताप से नहीं, ओले से नहीं, बरसात से नहीं, ये ऐसे राक्षसों से लड़ाई है कि इनसे लड़ने के लिए हमें बहुत आंकड़े देने होंगे और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैं सभी सरकारी से अनुरोध करूंगा कि बैठ जाए भैया, खास तौर पर युवाओं से अनुरोध करूंगा कि बैठ जाए। देखिए लाखों की संख्या में है, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। युवाओं से अनुरोध करूंगा कि बैठ जाए। बड़े भाई प्रताप चौधरी जी आए मेरे नौजवान साथियों से जो डी में बैठे हुए हैं ना, डी में, वो बेचारे थोड़ा साइड में जाओ, पत्रकार बंधुओं को खड़े रहने दो प्लीज प्लीज। हटा बिल्कुल साइड में, बिल्कुल हट जाओ। राम राम साहब, इतनी हल्की राम राम से किसानों की समस्या का हल नहीं हो सकता। हमारे तो राम ही है। राम राम साहब, हमारे किसान यूनियन हाथरस के जिलाध्यक्ष मल्लिकार्जुन सिंह जी मंच पे आने का कष्ट करें। आज के इस विशाल किसान महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्षेत्र के लोक गायक आदरणीय कार्य सिंह जी, आज इस विशाल किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र और आज हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के आशा की किरण परम आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंचासीन मेरे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे जमीन पे जमींदारों, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आज हिंदुस्तान का किसान बहुत बड़ी विकट समस्या में पड़ा हुआ है। मैं ज्यादा वक्त लेकर सिर्फ आपसे 2 बात करना चाहूंगा। लाइव पहले मैं कक्षा 3 या 4 में जब पढ़ता था तो सवेरे सवेरे हमारे गुरुजी एक कविता के साथ प्रारंभ होता था, वह शक्ति हमें दो ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं,
जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हमारी जाति किसान है और पूर्वजों ने कहा जाति पे कोई आपत्ति आए तो हमें कुर्बान हो जाना चाहिए। आज हम जयंत चौधरी जी को ये आश्वासन दे रहे हैं, इस वीर गोकुला की भूमि से आप जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हो, एक एक किसान का बच्चा आपके साथ जान लगाने को तैयार है। तो ये परिदृश्य बदल, जो गलतियां हमसे हुई थी वो गलतियां अब दोहराई नहीं जाएंगी। जिस तरीके से चरण सिंह जी ने इस देश के नहीं पूरे देश के किसान इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के किसानों की कानून बना करके जिस तरीके से किसान मजदूर का जयंत चौधरी जी आज हमारी एक आशा की किरण प्रतीत हो रही है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, लेकिन मैं देखता हूं, आज मैंने देखा इस सादाबाद की कई पटरियों पर तो इस देश के लोगों ने बेसमझ इस सरकार का प्रचार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी बनी रहेगी, कानून बहुत अच्छे हैं। भैया एमएसपी बनी रहेगी ये मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। मोदी जी ने तो ये कहा था कि 15 लाख तुम्हारी जेब में आएंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि काला धन वापस लेके आएंगे। क्या काला धन वापस आया? क्या नौकरी लगी? क्या 15 लाख आए? तो वैसे झूठे प्रधानमंत्री की बात कैसा मानेंगे कि जो बार बार ये कहता है कि एमएसपी बनी रहेगी। क्या आपको विश्वास है? नहीं विश्वास है, हाथ उठा करके बताओ कि हमें मोदी तेरी झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। साथियों, जब यूपीए की सरकार थी डीजल के दाम 40 और 45 रुपए थे। आज डीजल के क्या दाम है कोई बता सकता है? 90 और 100 रुपए। पेट्रोल के दाम 50 रुपए थे, आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए हैं। अब ये मोदी जी ने चुपके से चाल चलना शुरू कर दिया है। अब चुपके से बढ़ाते हैं डीजल के पेट्रोल के दाम, किसी को पता नहीं चलता है। पहले सरकार 4-5 रुपए खिट्टा बढ़ाती थी तो यही लोग आंदोलन करते थे, यही आंदोलन जीवी बन जाते थे, ये परजीवी बन जाते थे। लेकिन जब हमारा मौका आया है तो हमें तरह तरह के ये बातें कहते हैं। साथियों, इसी कोरोना काल में जब ये देश भीषण समस्या से जूझ रहा था, हमारे किसान मजदूरों के नौजवान जब दिल्ली और बंबई में किसी तरीके से नौकरी करके पेट पूजा कर रहे थे, इस सरकार ने कोरोना काल में अघोषित इमरजेंसी लगाकर जब लोग घरों में बंद थे, लोग अपने घरों को जाने के लिए वहां से निकल पड़े। कोई कार से कुचला, कोई ट्रेन से कुचला, कोई ट्रक से कुचला। हजारों इस देश का किसान और मजदूर इस कोरोना काल में शहीद हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री की थी और इस देश के प्रधान कर सकता तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन साथियों, मोदी कभी चौधरी चरण सिंह नहीं बन सकता। मोदी दाढ़ी बना के विनोबा भावे नहीं बन सकता। मोदी बहरूपिया रूप से बन के किसान नहीं बन सकता। सबको पता है वो लोग किसान और मजदूर से नफरत करते थे और नफरत करते रहेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने चुपके से जब देश कोरोना काल में चल रहा था 3 काले कानून लाने का काम किया। किसी किसान संघ
किसी किसान संगठन ने ये कानून की मांग नहीं की थी और ये कानून कृषि से संबंधित तीनों कानून किसी ने नहीं मांगे थे, लेकिन मोदी जी ने पिछले 7 साल में जो अपने दो पति जो दोस्त हैं उससे जो पैसा ले लिया, उसको पैसे को कैसे लौटाया जाए, उनको व्यापार को कैसा बढ़ाया जाए के कहने पे ये काले कानून बनाए गए हैं। साथियों, तो कभी किसान और मजदूर की सोच नहीं सकते। लोगों को यह समझना होगा कि समय दो उद्योगपति आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम एकत्रित हो जाएं और जयंत चौधरी को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी फिर आगे से इस तरीके के गैर कानून लाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। साथियों, अगर हमारी भी संख्या लोकसभा में होती, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है जब थे तो इन्हीं जालिमों ने एक बार जब कृषि मंत्री थे तो किसानों पर इनकम टैक्स लगाने का इन्होंने बीड़ा उठाया था, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने कह दिया एक सभा में कि अगर ये कानून किसानों लगा गया तो मैं इस कुर्सी में लात मारता हूं, पहले किसान और उसके बाद में एमपी और मंत्री हूं। और उन्होंने वही किया, उन्होंने कृषि मंत्री से इस्तीफा दे दिया। साथियों, हम सभी लोग से कहना चाहते हैं और जयंत चौधरी को पूरा आश्वस्त करते जाते हैं कि हम इस गोकुला भूमि के किसान हैं, हम किसान जाति से हैं, हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत है। आप जयंत चौधरी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, एक तो जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही आखिरी बात, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है, कातिल में कितना दम है। जय हिंद। मैं बोलूंगा जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं जैन जी को कुछ बताना चाहता हूं। 15-20 दिन से हम गांव बहुत हुए थे, किसान पंचायत को एकत्रित करने के लिए, सबको संदेश देने के लिए। आदरणीय जैन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान की ये हालत थी। हम एक गांव में गए, वहां पे 4-5 बुजुर्ग हमें एक चारपाई पे बैठे मिले। हमने जाके उनसे नमस्ते की। हमने कहा, बाबूजी हम किसान पंचायत चौसाव करने आ रहे हैं, शिरकत करने आ रहे हैं, उसके लिए आए हैं। बिल्कुल गांव की भाषा में बोले, लाला जैन तो आ रहा है। मैंने कहा हाँ जैन जी आ रहे हैं। देख भाई लाला, हम बहुत दुखी है, बातें कह दियो। जो मोदी दिल्ली में रहते है और हमारा जयंतु दिल्ली में रहते है, क्या राजी ते समझा दे। इतना भोला किसान ऐसे कह रहा जैसे कि वो जैन जी और मोदी जी रोज आपस में बात करते हैं। कह रहा कह दियो भैया, जा मोदी समझा दे, ये अपने कानून में अपने पास रख ले, हमें जाके कानून की जरूरत ना आई थी। हमें तो जरूरत है बाजरा,
धान, गन्ना, मक्का, आलू, जो भी एमएसपी हमने बनाई है उससे कम किसी भी मंडी में न ले, ऐसी बातें कह दियो। हम जो है पंचायत में आएंगे और आज जैन जी वो सारे लोग उस पंचायत में आए हुए हैं। सब अलग अलग बात तो नहीं कह सकते आपसे, लेकिन उनकी तरफ से मैंने उनका ये वक्तव्य आपके सामने रखा है। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा, हम गांव-गांव जब गए तो कुछ किसानों ने हमसे ये कहा कि हम भाई इस महायज्ञ में जो जैन जी संघर्ष कर रहे हैं उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं। जैन जी इन भोले वाले किसानों ने लगभग 2.5-3 लाख रुपए, मुझे पता नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी पे है, 2.5-3 लाख रुपए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए। इस तरीके से मैं नाम की लिस्ट तो आपको दे दूंगा। हमारे केशव चौधरी से अनुरोध करूंगा जो जिला अध्यक्ष है कि जो भी भेंट हमें क्षेत्र से प्राप्त हुई है, किसानों से प्राप्त हुई है, वो ये संघर्ष जो आप कर रहे हैं, ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो सारी भेंट जैन जी को भेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा, मैं आदरणीय जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपके बीच आए और आपसे रूबरू। आदरणीय जैन जी, जय जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी। मानव खड़े में अध्यक्ष जी बैठ जाओ, गिरेन जी बैठ जाओ। कुछ गुड्डू बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। राम राम साहब, बस शांति बना लो। अब तो देख रहे हो सीधा सीधा कोई भी जो प्रार्थना सामूहिक रूप से ली जाती है वह शक्तिशाली हो। मैं रास्ते में यहाँ आ रहा था, मैंने देखा इतनी अच्छी खेती आपकी है, कुछ ही दिनों में आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी, सरसों के खेत ले रहे थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे किसानों की, हमारे क्षेत्र के किसानों की ये फसल बहुत अच्छी हो। यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपके मेहनत का फल किसानों को मिले और उम्मीद है सार्थक होगी। ये हमने पंचायत बुलाई। पंचायत का मतलब होता है कि जो समाज है, जो भी जिम्मेदार है, उन्हें न्योता देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद आते हैं। जिन जिन को टीस है, जिन्हें दर्द महसूस हो रहा है, आज की इन परिस्थितियों को देखकर सब जिम्मेदार लोग यहाँ आए हैं। समस्त सरदारी का मैं नमन करता हूं। आज आपने फिर अपनी हिम्मत का, साहस का, की जरूरत भी है। किसान, पूरे देश का किसान महसूस कर रहा है। मोदी जी के संसद के भाषण को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ है कि वे और पक्के हो गए। उन्होंने ठान रखी है कि किसानों की बात नहीं माननी। अब उस जिद के पीछे क्या रहस्य है, वे पोल भी खुल रही है धीरे धीरे, लोगों को पता लग रहा है, क्योंकि कोई कारण नहीं है। इतना व्यापक, इतना बड़ा, इतना विराट आंदोलन हो, जनता के भागीदारी का आंदोलन हो, स्वतः जमीन से उठ के रचा गया आंदोलन हो, और इसके बावजूद अब 82 दिन के बाद जहां 200 से ज्यादा किसान मर गए हों, शहीद हुए हों, उनके प्रति भी देश भर की संवेदनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन उस सब को नजरअंदाज करके मोदी जी अपने किले में बैठे हैं, अपने महल में बैठे हैं, आंख मूंद कर, और कह रहे हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है।
लेकिन किसान जो चाहेंगे वो हम नहीं करेंगे। अजीब रट उन्होंने पकड़ ली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज आपने यहां पहुंचकर एक संदेश दिया, एक सकारात्मक संदेश दिया है सभी किसान भाइयों को कि तुम अकेले नहीं हो। पूरा समाज, और समाज के अंदर बहुत शक्ति होती है, ये ताकत होती है। जब चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, समाज खुद उपाय ढूंढता है। जैसे शरीर एक उपाय ढूंढता है, शरीर खुद जो है ठीक कर देता है अपने आप को। ये एक असीम शक्ति समाज के अंदर है कि जब जब चुनौती होती है हम लोग एक हो जाते हैं, नया नेता, नया नेतृत्व पैदा होता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता हम खोज लेते हैं कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। आज भी वही समय है और मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं गम की घटाओं से निकलेगा खुशियों का चांद। इन्हीं गम की घटाओं से निकलेगा खुशियों का चांद। अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। हमें आशावादी रहना होगा, हारना नहीं है। मथुरा की पंचायत में माट की पंचायत थी, ऐसी पंचायत थी, वहां मैंने कहा ठीक है चुनाव में हारा हूं। चौधरी अजीत सिंह जी ने कुछ सोच के मुजफ्फरनगर से चयन किया कि मैं उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से बनूंगा, वे भी चुनाव हारे। हम लोग लाख चुनाव हार जाएं, लेकिन देश का किसान तो नहीं हारना चाहिए। किसान रोज जूझता है, रोज लड़ता है, रोज गिरता है, रोज उठता है, फिर नया सवेरा होगा। हिम्मत मत हारो। ये लोग जिद्दी आ गए हैं, इन्हें कोई समझ नहीं है, ये किसान के मिजाज को नहीं समझते। चौधरी चरण सिंह जी की एक किताब जो 78 में छपी थी, यहां विद्वान लोग हैं, आपने पढ़ी भी होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर जो उनकी किताब गांधीयन ब्लूप्रिंट पे छपी थी, उन्होंने इसमें यही बात रखी थी कि देश का जो नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है, उन्हें गांव की, देहात की, किसान के जीविका के संबंध में, खेती के संबंध में, किसान के मनोवैज्ञानिक स्थितियों के संबंध में, कृषि आधारित समाज के बारे में वे जानकारियां नहीं हैं। वे शहरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वही मुख्यधारा में बैठते हैं, वही नीतियां बनाते हैं, और अधिकांश जो नीतियां वो किसान के हित के लिए भी जो बनाते हैं वे व्यवहारिक नहीं होती। वही बात आज प्रासंगिक लग रही है, 2021 में भी वही बात सत्य लग रही है। कुछ लोग कहते हैं साहब नहीं साहब, मोदी जी को तो बरगला दिया होगा, मोदी जी ऐसे नहीं है, मोदी जी बढ़िया सोचते। मुझे नहीं मालूम आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मोदी जी तो इतने बढ़िया हैं कि चाय में नमक डाल के, मैं नहीं जानता उन्होंने किसी को चाय पिलाई नहीं पिलाई, लेकिन चाय में नमक देर के भी देंगे तो ये लोग कहेंगे साहब बहुत बढ़िया मीठी चाय बनाई आप। हम पानी की चाय पीने वाले नहीं है, ये लोग दूध बेचने वाले और दूध पीने वाले लोग हैं, घी पीने वाले लोग हैं। आपने कहा मुकाबला ले लिया, छत्ते में हाथ डाल दिया आपने। ये तो झुकना जानते ही नहीं। आप अपनी जिद छोड़ दो, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए हैं। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कि मोदी जी अज्ञानी हैं, भली भांति समझ के जान के विरोध देखने के बाद भी वे अपनी जिद पे अपने वहीं अड़े हुए हैं, नहीं हटने को राजी। इसका अर्थ एक ही निकल सकता है, इसका मतलब यही है कि जो फकीर के जो शौक हैं वे शौक पूरे करने हैं, और शौक पूरा करने के लिए जो उनके दाता हैं, जो उनके लिए भगवान हैं, उनके इशारे पे ये कानून बने, जिनके बचाव में खुलेआम अब तो कोई शर्म लिहाज नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा देश की व्यवस्था में, जिस देश में गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, बराबरी नहीं है,
और मतदाता गरीब है, गांव में बसता है, ऐसे देश में संसद में खड़े होकर वकालत कर रहे हैं कि भाई पूंजीपति को कुछ ना कहो, पूंजीपति तो मेरे मित्र हैं, पूंजीपति का अपमान नहीं होना चाहिए, और किसान का अपमान आप कर रहे हो, उसका कुछ नहीं, कोई संवेदना आपकी नहीं, कोई भावना किसान से जुड़ी नहीं है। आप राम के नाम पे वोट लेते हो, राम के नाम पे वोट लेते हो, लेकिन यहां बात होनी चाहिए रामजी लाल की, जो अलीगढ़ के सुनहरा गांव के एक किसान थे। बिजली का बिल, हजारों का बिल, चंद हजारों का बिल बकाया था, अधिकारी ने धमका के थप्पड़ मार दिया, और जिस समाज में उनका उठना बैठना था, उस एक भोले भाले किसान ने उस अपमान को दिल पे बैठा लिया और आत्महत्या कर ली। मैं उस राम की बात करने आया हूं, कोई संज्ञान नहीं लेगा उस राम की, किसी को फिक्र नहीं है उस राम की। ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं, इनके झूठ फरेब, जब चाहेंगे तो आंसू टपकेंगे इनके मुख से, रोएंगे, मैं बता रहा हूं, गारंटी लेता हूं। आने वाली सभाओं में मोदी जी आके किसान की बात करके रोना शुरू कर देंगे, लेकिन समझ लेना, ठान लो, ये पत्थर की लकीर बना लो इस बात को, ये किसान विरोधी हैं, ये नहीं सुधर सकते, इनकी रगों में खून आपके लिए नहीं है, भावना दिल में आपके लिए नहीं है। सुधार करना है साहब, देश को बदलना है, तरक्की करनी है, सारी अच्छी बातें हैं, उसका रास्ता भी तो कोई ऐसा व्यवहारिक चुनो। आपको सुधार करना है तो उसका मतलब नहीं कि टांग काट लो, बांह काट लो, अपना इतना नुकसान कर लो शरीर का कि दोबारा खड़े ना हो पाओ। एक व्यवस्था चल रही है हरियाणा में, पंजाब में, कुछ सीमित हद तक उत्तर प्रदेश में, बढ़िया नहीं है वो व्यवस्था, करो उसमें सुधार। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था, मैंने कहा निवेश की जरूरत है, जब मैं एमपी था मैंने इसकी वकालत करी थी। हम ये नहीं कह रहे कि निजी व्यापारी को भगाओ, नहीं, विकल्प मिलना चाहिए, लेकिन क्या आपने वैकल्पिक मंडी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई काम किया? अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, सरकार ने तय किया था, घोषणा करी बजट में कि हम देश में 22,000 ग्रामीण हाट को विकसित करेंगे। बताओ साहब, यहां इतनी बड़ी जमीन है, बढ़िया जमीन है, कुछ नहीं हुआ। कहीं सादाबाद के पास जो हाट लगते हैं, कहीं कुछ दिख रहा है आपको? एक पाई लगाई हो? शांता कुमार कमेटी, बीजेपी के बड़े नेता हैं शांता कुमार जी, सांसद रह चुके हैं, उन्होंने 2015 में अध्ययन करके विचार करके सुझाव दिए थे सरकार को, उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं की नहीं चलती। उन्होंने बताया कि देश के सिर्फ 6% किसान को एमएसपी मिलती है, सिर्फ 6% किसानों को लाभ मिल रहा है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि कम ही किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उस दायरे को बढ़ाओ। जिन क्षेत्रों में मंडियां नहीं है, अब हरियाणा में 10 किलोमीटर में मंडी है, वो व्यवस्था बनी हुई है, उसको तो आप सिरे से खारिज कर दे रहे हो। हमारे यहां मंडियां बना नहीं रहे, यहां विकसित नहीं करना चाहते। और कहो साहब, पंजाब में प्रति व्यक्ति आय किसान की हमसे ज्यादा है। पंजाब और बिहार की आप तुलना कर लो, जहां बिहार में जो करना चाह रहे हैं कई साल पहले हो गया था, क्या परिणाम आए? क्या बिहार का किसान पंजाब के किसान से ज्यादा तरक्की कर चुका? किसी मानक में आप ये बात नहीं कह सकते हो। मेहनत में कमी नहीं है, अभी तो सरकार की कमियां हैं, सरकार के काम होते हैं। आज एफसीआई की इन्होंने ऐसी हालत कर दी कि एफसीआई को भी बेचेंगे। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है एफसीआई पर। कर्जा इसलिए है कि सरकार समय पे जो है पैसा नहीं दे रही। एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं, जो अनाज आपसे लेते हैं वो सड़ रहा वहां, उसकी भी कोई उपाय सरकार कोई प्रबंध नहीं कर पाया। तो उनके पास कोई नीति नहीं है भाई, ये बेच रहे हैं। जिसके पास खुद नहीं है कुछ बनाने को, घर में कुछ है नहीं, उसका बेच को एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ से देना, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा।
चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में क्यों विरोध किया था? जो नेहरू जी के खेती का प्रस्ताव था कि सारी संपत्ति हो जाएगी सरकार की और जो खेत जो मालिकाना हक किसान का होना चाहिए उससे अलग होके आप सब मजदूर बन जाओ। चौधरी साहब ने तर्क देके क्यों विरोध किया? इसलिए विरोध किया था कि किसान को आप जमीन से दूर कर दोगे, मजदूर बना दोगे, क्या बचेगा? वही संकट फिर दोबारा आ जाएगा। पट्टे पे जमीन दे दो, आपकी जमीन के किसान की वैल्यू जो एक संपत्ति है वैल्यू नहीं मिलेगी। लोन लेंगे वे लोग, जमीन आपकी गिरवी होगी। ये कोई कानून है? ये आपके हित में? लोग कहते हैं साहब काला कानून कहते हैं, मुझे बता दो क्या काला। मैं कहूं एक बात बता दो, इसमें गुण क्या है? और चलो कानून बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, किसान राजी नहीं है, अब किसान की चलेगी कि नहीं चलेगी? हमारा हक बनता है, कानून तुम बढ़िया लाए हो, हमारे समझ में नहीं आ रही, वापस ले लो। इतना भी हक नहीं है? जिन्होंने बीजेपी को वोट दी है, जो बीजेपी के नेता हैं, मैं तो आपको कहता हूं आज आप अपमानित नहीं महसूस कर रहे क्या? आपका इतना भी अधिकार नहीं है अपने पार्टी पे, अपने नेताओं पे? चौधरी साहब के तो द्वार खुले रहते हैं, लोकदल वाले जानते हैं, अधिकार से वहां जाते हो, अपनी बात करते हो। चौधरी साहब चलो सारी बात नहीं, 10 में से 9 तो आपकी बात मानते ही थे, और इनसे आप एक भी बात नहीं मनवा पा रहे अपनी। एक बात नहीं हो रही ढंग की। अब कह साहब एमएसपी मिलेगी, एमएसपी है, एमएसपी नहीं छेड़ी गई। एमएसपी मिल का रही है। बाजरे का सरकारी रेट है 2150, 1200 रुपये। ज्वार का 2640 और 2300-2400 से ऊपर भाव नहीं है। गेहूं की भी यही स्थिति है। कर्नाटक मूल्य निर्धारण आयोग है, राज्य का आयोग है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार किया जिसको मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा देश में धान की फसल में 12 राज्यों में जो भाव मिला है वह एमएसपी से कम किसानों को मिला है। गेहूं में देश के 9 राज्यों में एमएसपी से कम भाव पे किसान मजबूर होकर बेचने को। ये कोई व्यवस्था है? सुधार करना था, यहां सुधार लाते। बिजली 250-300% महंगी हो गई जब से बाबा बैठे हैं वहां। वहां तो उन्हें घंटा बजाना है, उन्हें लाइट तो चलानी नहीं है। उन्हें लाइट का समझ नहीं है, बिजली की। ट्यूबवेल पे मीटर वे लगेगा और मिनिमम चार्ज। मीटर लग जाए कोई बात नहीं, क्यों सारे दिन आप ट्यूबवेल नहीं चलाते, सिंचाई की पूरा समय आपको जरूरत नहीं होती। किसान को सोच रहे हो भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुधार है, लेकिन मिनिमम चार्ज जो लगेगा वो दे पाओगे क्या? और जो भूमिहीन, जो गांव में सिर्फ मजदूर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, हजारों का उनके घर के कनेक्शन के हजारों के बिल आ रहे हैं, कहां से दोगे? तो सीधी सी बात है, सुधार करना था यहां सुधार करते। डीजल पेट्रोल का भाव सैकड़ा पार कर जाएगा बहुत जल्दी, सैकड़ा। वहां सुधार करते, एमएसपी की व्यवस्था करते, तो हम लोग ताली बजाते। हम लोग इस तरह से पंचायत नहीं कर रहे होते, कोई कारण नहीं था। अभी कोई चुनाव नहीं है, अपने संसाधनों से आए हो आप लोग, बुलाया नहीं गया, खुद आए हो। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है किसानों के लिए। इसलिए मैंने कहा कि इस अंधेरी रात में भी उजाला है, और आपने वह बेहतरीन उदाहरण पेश किया, और पहली बार नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी हमेशा यही प्रयास किया कि हमारी एकता खराब नहीं होनी चाहिए। याद करो 1988 में आंदोलन चल रहा था दिल्ली बोट क्लब पे, रात के 1:30 बजे घुड़सवार पुलिस भेज दी गई थी वहां, केंद्र सरकार ने भेज दी थी पुलिस भगवाने को, और रात के 1:30 बजे वहां चौधरी अजीत सिंह जी पहुंचे थे उन्हें हटाने को। अब वही गाजीपुर में था, वही व्यवस्था, वही चीजें गाजीपुर में थी। आप कील बिछाओगे
कील क्या किसान को रोकेंगे, लेकिन चोट जरूर लगी है। हर एक आदमी को जिसने वो तस्वीर देखी है चोट लगी है। विश्व भर में लोग ये गूंज उठी है, लोग कह रहे हैं, अच्छे लोग, कि भाई किसानों के साथ बुरा हो रहा है, किसान तो अन्नदाता होता है। अगर विश्व से कोई और टिप्पणी करता कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो सारी पूरी भाजपा कहती है, अरे साहब देखो डंका बज गया, डंका बज गया, विश्व में डंका बज गया मोदी जी। एक मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के त्रिपुरा के, वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा है कि नेपाल में और श्रीलंका में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सच है? ये क्या अंतरराष्ट्रीय मामलों में दखल नहीं है? ये है ना दखल। आप ट्रंप के लिए वोट मांग के आए थे कि नहीं आए थे? प्रधानमंत्री जी से पूछो। और इनकी को बढ़ाई करता तो कहते हैं साहब डंका बज रहा, बहुत बढ़िया। और बुराई कर दी तो कह रहे ये तो उग्रवादी लोग हैं। 21 साल की बच्ची को गिरफ्तार कर रही पुलिस। 80 साल के हमारे बुजुर्ग वृद्ध किसान जो लंगर सेवा कर रहे थे, एक्स आर्मी मैन, उनको उठा के पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। बहुत बड़े आतंकवादी हैं साहब, बहुत बड़े अपराधी हैं। 70 साल के 80 साल के किसान, क्या किसान दिल्ली उजाड़ेगा? किसानों ने तो जब चाह वहां आके लाल किले का जो है दरवाजा भी फाड़ लाए थे आप लोग, जब आपने माना था। दिल्ली को बनाने वाले, दिल्ली को बचाने वाले, देश के लिए खून बहाने वाले लोग हैं, और आप इन्हें कह रहे हो आतंकवादी। तो जो हमारा भाई जो बीजेपी में था, मैं तो आपको न्योता देता हूं, आज भी अगर आपका खून नहीं खौल रहा तो भाई आपको कोरोना नहीं मार सकता, आप तो पहले मर चुके हो। आज भी अगर आप मुझसे नाराज बैठे हो या कहो भाई चौधरी साहब ने तब यूं नहीं किया और हमारे यहाँ पंचायत में नहीं आ रहे और किसान बन के आगे नहीं बढ़ रहे, तो खून नहीं बच रहा। जांच करा लो, चाय है आपके, ज्यादा चाय पी लिया आपने, नमक वाली, नमक पानी की चाय मत पियो। मैं आपको न्योता देने आया हूं, अपने संगठन में विस्तार करो। मोदी जी तो कहते हैं भाई मैं तो एक टेलीफोन दूर हूं। मोदी जी नंबर दिया है क्या किसी को? उनका इशारा था भाई जियो का, जियो ले लो पार पड़ जाएगी ना। वो बेचना जानते हैं, वो गंजे आदमी को कंगा बेच दें, ये भी कला है। वो नंबर नहीं दे रहे, मैं नंबर दे रहा हूं। नंबर लिख लो, हमारा मिस्ड कॉल नंबर है 9024 882 882 88 सॉरी 9024 9024 888 है क्या है? 82 है। चलो मैं गलती करता हूं, मैं मान लेता हूं, मान लेनी चाहिए भाई। मोदी जी नहीं मानते। मोदी जी की गलती जो है, कहे नाना गलत नहीं किया, तुम गलत हो। नेता जो अच्छा है वो होता है जो आलोचना सहन कर ले, वो नहीं होता जो पब्लिक को गलत बता दे। जनता ने वोट नहीं दी, ठीक किया। पिछली बार उमा था, भावना थी, लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या पाकिस्तान का इलाज करना था, जो कारण थे, मैं नहीं सवाल कर रहा। मैं आपसे आंखों से आंख मिला के कह रहा हूं, मुझे कोई गुरेज इस बात का नहीं है। चुनाव हार गए, लेकिन ये जो हाथ पकड़ा है, जो हाथ थामा है, ये नहीं छोड़ेंगे। जय चौधरी, जय चौधरी। और आपने तो देखा है, यहाँ तो कार्यकर्ताओं ने देखा है, एक गरीब परिवार की एक घर की रोशनी छीनने का काम जब दरिंदों ने किया हाथरस कांड में, जब हम वहां जा रहे थे, सर समाज के लोग बैठे, मैं पूछना चाहता हूं कुछ गलत कर रहे थे क्या? वहां जाना था कि नहीं था? और उन्होंने लठ चलाई। किसानों की हत्यारी थे, मोदी जी मत को, मोदी को नहीं, इज्जत किसी को इज्जत देने से छोटा नहीं होते यार, बड़े होते। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, इन्होंने लाठी चलाई लेकिन हम रुके नहीं हैं। कोई लाठी ऐसी बनी नहीं है
मैं पुलिस वाले हमारे भाई हैं, मैं कहना चाहता हूं आपके पास ऐसी कोई लाठी इजात नहीं हुई जो किसानों को रोक सके, जो हमें रोक पाए। आज इस पंचायत में फैसला लो। नंबर 1, वोट की चोट देनी पड़ेगी। ये इनका अहंकार तब निकलेगा, इन्हें अहंकार है इस बात का। वो कहते हैं आज किसान बन गए और चुनाव में हमें कुछ और बना देंगे, हम अपने इशारे पे नहीं चाहेंगे पब्लिक को। यही अहंकार है कि अपने आज महल से बाहर नहीं जाके देख रहे। अब बटन इतना जोर से दबाना कि कोई गुंजाइश ही ना बचे। दूसरी बात में पंचायत का फैसला। हाँ साहब, क्या किसानों पे वार करने वालों को तो हाय लगेगी, उनकी पीढ़ियों को भी हाय लगेगी। मैं इस पंचायत का मैं दूसरा निर्णय अगर सुनाऊं, आप सहमत हो बता देना। जब तक ये कानून वापस नहीं होते और धार वाला कानून जो सरकार एमएसपी को किसानों को दिलाने के लिए नहीं बनाती, ये हमारा आंदोलन पीछे नहीं हटना चाहिए। सहमत हो? और तीसरी बात यह है जो मैंने कहा, आज जो सरकार कहती है विरोधी आंदोलनकारी आंदोलनजीवी परजीवी हैं, इस देश में महात्मा गांधी जी भी आंदोलनजीवी थे, अंबेडकर जी भी आंदोलनजीवी थे, क्विट इंडिया में शामिल होने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी आंदोलनजीवी थे। नए धर्म की इजाद भी इसलिए होता था क्योंकि विरोधाभास था सोसाइटी में, पब्लिक में। उन्होंने अपना रास्ता अपनाया। दयानंद सरस्वती जी भी आंदोलनजीवी हो गए। और पत्रकार भाई जो आज सत्ता के विरुद्ध लिखने की हिम्मत करते हैं कलम का प्रयोग करके, ये भी आंदोलनजीवी है। मैं सरकार को पंचायत का एक फैसला करना चाहता हूं कि अगर सरकार अनैतिक दबाव किसी भी आंदोलनजीवी पे बनाएगी, जो हमारे बुजुर्ग किसानों को जेल में बंद कर रखा है, कोई पत्रकार लिख देता है किसान के पक्ष में 2 शब्द, उसे उठा के जेल में कर देते हैं, उनको छोड़ो। पुलिस वालों को अपराधियों के पीछे लगाओ, किसान के पीछे लगाने की हिम्मत मत करो, उसकी जुर्रत मत करो। जय चौधरी करो। और चौथी बात यह है, जिस तरह हम किसान की पंचायत कर रहे हैं, नौजवानों के ऊपर बड़ा संकट है। नौजवान, आप पे कम जमीनें हैं, किसानों पे नौजवान समझता है कि खेती से गुजारा होना नहीं, बहुत प्रयास करता है, भर्ती में जाता है, दौड़ लगाता है, इम्तिहान देता है, नौकरी नहीं मिल रही। मैं नौजवानों को वादा करना चाहता हूं, हमने पंचायत आज किसान के खेती के अपने अस्तित्व की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने को करी है, लेकिन नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए भी हम मिलकर संघर्ष हमें करना पड़ेगा, चाहे सरकार को जो भाजपा बैठी है उसे उखाड़ फेंकना पड़ेगा। जय चौधरी, जय चौधरी। अब नारा लेते हैं, दिल्ली तक पहुंचाओ और लखनऊ तक पहुंचाओ। हालांकि बाबा कल मथुरा ही रुके, ज्यादा दूर नहीं है। चौधरी साहब को भाना हाथ उठा के विश्वास दिलाओ। ये जो फैसले लिए, सहमत हो सब लोग? सब सहमत हैं। सहमत है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चौधरी चरण सिंह, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी। अब मैं केशव चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो समस्त जनपद से आई सरदारी का अभिवादन करें और उनको केशव चौधरी जी आए और समस्त आई सरदारी का अभिवादन करें। सभी को धन्यवाद, हमारे बड़े बूढ़े आए यहाँ तक, सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत